देखिएगा, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का टॉपिक है। राइट टू रिलीजन जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बोला गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहां पर 25 में क्या दिया गया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की बात की गई है। आर्टिकल 26 में किसकी बात की गई है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 में फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसकी चर्चा की गई है। तो देखते हैं पहला आर्टिकल 25 किसकी बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा बात को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये आर्टिकल 25 जो है अपने आप में दिखाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे कितना वो लिबरल थे। क्या लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यहां से बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं चाहे तो। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस आर्टिकल 25 में बताया गया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब ये फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का माने क्या, ये कॉन्साइंस का माने क्या, मतलब आप अपनी इच्छा से जिस गॉड में चाहे उस गॉड को मान सकते हैं। इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर्स इन व्हाटएवर वे ही डिजायर्स। मतलब इनर फ्रीडम है एक इंडिविजुअल्स का, वो क्या कर सकते हैं, गॉड और क्रिएचर्स तो जिसमें बिलीव करें, जैसे कि मेरी आस्था अगर राम में है, कृष्ण में है, जिसमें आपका बिलीफ है, जिसमें आपकी आस्था है, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की बात करते हैं। अंतरात्मा आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, कोई आपको कंट्रोल नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा आप इसको मानिए इसको नहीं मानिए, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। राइट टू प्रोफेस, उसके बाद क्या बोला गया, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ, एक व्यक्ति अपने रिलीजियस बिलीफ को बता सकता है। ठीक है, सपोज आई एम सेइंग दैट आई बिलोंग टू दिस रिलीजन, जब मैं कह रहा हूं कि मैं इस रिलीजन से बिलोंग कर रहा हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं अपनी रिलीजियस बिलीफ को मैं क्लियर कर सकता हूं, प्रोफेस कर सकते हैं, ओपनली और फ्रीली बोल सकते हैं। ये भी अधिकार 25 बताता है कि हम अपने रिलीजियस बिलीफ्स को बता सकते हैं। सी में क्या बोला जा रहा है, राइट टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस दैट मींस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। अब मान लो आपको जैसे इच्छा हो वैसे पूजा कर सकते हैं, वैसे आप इबादत कर सकते हैं। रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एक्सिबिशंस ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज, आप रिचुअल्स भी कर सकते हैं। देखिए घर में बहुत सारे रिचुअल्स होता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, बहुत सारे रिचुअल्स को आप मान सकते हैं, सेरेमनीज को आप ये कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, इसकी भी आजादी है आपको। राइट टू प्रोपगेट, इतना ही नहीं आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं, आप दूसरे को बता भी सकते हैं रिलीजन के बारे में, उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं कि ये रिलीजन में ये है ये है, आप प्रोपगेट प्रचार कर रहे हैं। प्रोफेस में अपनी बात को रख रहे हैं, जबकि प्रोपगेट में प्रचार कर रहे हैं आप, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती रिलीजन कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही एक बात है, ये जो बताया गया राइट टू प्रोपगेट, सबसे बड़ी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने बहुत ही लिबरल बन के दिखाया काम, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदूज में किसी तरह का कन्वर्जन का बात ही नहीं लिखा गया, फिर भी उन्होंने यहां पर रखा है। ठीक है, स्टैनिस्लस कैसे सीखता है, 1971 में केस आया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, स्टैनिस्लस केस आया, जो नॉट टू बी कन्वर्ट इनटू अनदर रिलीजन बाय मींस ऑफ फोर्स, माने आप किसी को फोर्स करके, जबरदस्ती, फ्रॉड, झूठ करके, जैसे देखना बहुत लोग मैरिज करते हैं, कहते हैं माने इंटर अदर कास्ट में मैरिज होता है, अदर रिलीजन में, और कहते हैं कि नहीं चेंज कराएंगे, लेकिन क्या कहते हैं, फ्रॉड करके फिर मैरिज करने के बाद उसको जबरदस्ती चेंज करवाते हैं। फोर्स भी हुआ, फ्रॉड भी किए, और कभी कभी झूठ बोल करके चेंज करवा देते हैं कि ये करो ना, ये करने से चेंज होगी। ठीक है, तो स्टेट हैज राइट टू इंटरवेन, स्टेट वहां पर इंटरवेन कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे तो इतना सारा राइट जो दिया गया है, क्या पूरी तरह से फ्रीडम दे दिया गया है, नहीं, रुको ना, इसमें भी लिमिटेशन है, बहुत सारे एक्सेप्शन है। आर्टिकल 25(1) क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 25 तो डायरेक्टली कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, all person are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। 25(1) में क्लियरली बोला गया है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर में कि मोरालिटी, हेल्थ, यहाँ पर बोला गया अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, माने ऑल पर्सन इक्वली एंटाइटल है, वो अपनी कॉन्साइंस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं।
लेकिन अगर पब्लिक ऑर्डर की बात आ जाए, माने कि मान लो आपके रिलीजन के फॉलो करने से समाज में हिंसा हो रही है तो आपको नहीं करने दिया जाएगा, आप स्टेट वहां रोक सकते हैं। या आप ऐसा कोई रिलीजियस रिचुअल्स को कर रहे हैं जिससे हेल्थ हैजार्डस की प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कोविड के वक्त में क्या किया गया, आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को नहीं छीन लिया गया, मंदिर जाने से आपको रोका गया, छीना गया, मस्जिद जाने से रोका गया, छीना गया, चर्च जाने से रोका गया, छीना गया। तो गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल्स, और कुछ सोशल इविल्स को दूर करने, जैसे सती प्रथा हुआ, सती प्रथा को बैन करना, बाइगमी, फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस, जैसे होता है ना ह्यूमन सेक्रीफाइस करने के लिए बलि चढ़ा देना, बलि प्रथा गलत है, इस पर बैन होना चाहिए। आर्टिकल 25 आल्सो कंटेन्स टू एक्सप्लेनेशन, दो एक्सप्लेनेशन और देता है इसमें। वन, वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान is to be included in the profession of Sikh, माने एक सिख रिलीजन ही है जो कृपान पहन सकता है, अदरवाइज कोई और नहीं। कृपान अपने पास रख सकता है, मतलब हथियार जो होता है ना, उसको 5 गो हथियार रखने की बात की गई, तो कृपान वो रखते हैं, इजाजत है सिर्फ सिख रिलीजन को। आर्टिकल 25 के हिसाब से याद कर लीजिएगा, 25 ही परमिट करता है सिख रिलीजन को कृपान रखने के लिए, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है बहुतों बार। दूसरा, हिंदू में किसको किसको रखा गया है, सिख, जैन और बुद्धिस्ट को हिंदू धर्म में रखा गया है। हिंदू में किसको किसको रखा गया है, हिंदू धर्म में आपका सिख, जैन और बुद्धिस्ट को रखा गया है। किसको रखा गया है, सिख, जैन और बुद्धिस्ट को रखा गया है। सर, हाँ सर, सानिया भी ज्वाइन करेगी। सानिया भी बोली है, इतना लेट से बोलिएगा तो हम कैसे ज्वाइन कराए उसको, बोलो तो। सर आप तो क्लास हुआ लेट ही से तो ये स्टार्ट किए हैं। अरे नहीं समझे बात, मैंने मेरे क्लास शुरू होने से पहले वो लिंक ये भेजती तब ना आ जाके हम ये करते। अच्छा, वो भेजी है कि नहीं, आईडी भेजी है, कैसा आईडी उसका? स्टार्ट करते हैं, देखिए। तो हमने आर्टिकल 25 में देखा, 25 आल्सो कंटेन्स टू एक्सप्लेनेशंस की बात करता है। वन, वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन, एंड टू, द हिंदूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पर दूसरा क्या है, हिंदू जो है इस कॉन्टेक्स्ट में आता है जिसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट शामिल हो जाता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, गारंटीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। आर्टिकल 25 किसको गारंटी देता है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के राइट्स को, while article 26 guarantees rights of religious denominations, ठीक है, और their sections, जबकि आर्टिकल 26 किसकी गारंटी देता है, राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस की बात करता है और देयर सेक्शंस, ठीक है। 25 इंडिविजुअल्स को गारंटी देता है और 26 रिलीजियस डिनोमिनेशंस की बात करता है। तो हमारा आर्टिकल 25 का ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, सिंपली याद रखिएगा कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, इसकी चर्चा की गई है। जहां पर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपगेट, इसकी बात की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि किसी तरह का फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट, एलुरमेंट के द्वारा किसी भी तरह का कन्वर्जन नहीं करा सकते हैं, धर्म चेंज नहीं करा सकते हैं। क्लियर? इसमें और भी कुछ केसेस है जो आर्टिकल 25 से जुड़ा हुआ केसेस है, देखते हैं थोड़ा केस को हम लोग। जब उसका ज्वाइन हो जाएगी तो बोलिएगा, हम तब जाके ऐड कर लेंगे उसको। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारासू अप्पा माली 1951, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक केस 1951 का एक केस था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारासू अप्पा माली, held that personal law is not law or law enforced under Article 13, held that immunizing customs takes away the primacy of the Constitution, ठीक है। पर्सनल लॉ इज नॉट लॉ, पर्सनल लॉ कोई लॉ नहीं है, आर्टिकल 13 के साथ डायरेक्टली बोला गया है, लॉ इन्फोर्स अंडर आर्टिकल, held that immunizing custom takes away the primacy of the Constitution, मतलब कोई व्यक्ति ना कह दे कि मेरा पर्सनल लॉ है रिलीजियस होके, ना वैसा नहीं होता है। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 2017 में, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां पर जेंडर इक्वालिटी वर्सेस फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई थी। जेंडर इक्वालिटी वर्सेस ट्रिपल, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3:2 दैट डिवोर्स थ्रू इंस्टेंट
triple talaq among Muslims would be void, illegal and unconstitutional. It is violative of Article 14. ठीक है। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था 2017 में जेंडर इक्वालिटी वर्सेस फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया था कि बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3:2, 3 माने 2 माने 5 में से 3 जज ने कहा ट्रिपल तलाक को वायड बताया, इलीगल बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया आर्टिकल 14 का। कि आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, फिर गर्ल्स के साथ ऐसा क्यों कि 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाए। तो इस चीज को, इस केस का नाम था सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये आर्टिकल 25 को लेकर के यहाँ पर बताया कि तो आर्टिकल 14 को वायलेटिव है, इसी कारण इसके लिए क्या बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। और उसी के आधार पर 2019 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट लाया गया। 2019 में क्या बना, द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज। फिर था सबरीमाला केस। सबरीमाला केस क्या था, एससी सुप्रीम कोर्ट अलाउड एंट्री ऑफ वीमेन इनटू सबरीमाला टेंपल इन केरला। सुप्रीम कोर्ट अलाउड करता है कि वीमेन एंट्री करे सबरीमाला टेंपल। ठीक है, सबरीमाला में वीमेन को क्या होता था, केरला में एक टेंपल था, वहां पर अलाउ नहीं था कि गर्ल्स लोग नहीं जा सकते, तो उसमें जाने के लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाना पड़ेगा, देना होगा अलाउ। तो आर्टिकल 25 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। ये हम लोग का आर्टिकल 25 देखें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। हुआ साइन ज्वाइन की? हेलो, देखिए आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें क्या बोला गया 26 में, फ्रीडम टू मैनेज, एक सेकेंड, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26 में बोला गया है। माने 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस प्रैक्टिस, फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस, प्रोपोगेट की बात की। इसमें क्या किया गया, रिलीजन को कैसे मैनेज किया जाए। ये इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता, ये कलेक्टिव ग्रुप करता है। तो ये क्या होता है, इसके लिए क्या क्या किया गया, पहले आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, किसके लिए, फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक है, द राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। दूसरा, राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स, आप अपना खुद का एक अफेयर्स बना सकते हैं मैटर ऑफ रिलीजन को लेकर के। राइट टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू ऑन एंड एक्वायर, आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि जो भी रिलीजियस फंड के लेकर आता है उसको कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं से ला सकते हैं। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को लॉ के द्वारा उसको यूज भी किया जा सकता है। किसमें बोला गया है आपका, ये फ्रीडम टू मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में बोला गया है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा ये कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट को बनाने की बात की जा रही है। लेकिन मजेदार तो 27 है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जान के हैरान रह जाओगे, आपसे जो चंदा लेता है ना, जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकता। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन आर्टिकल 27 में बोला गया है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ प्रमोशन, टैक्सेशन फॉर प्रमोशन। ठीक है, आपको किसी भी तरह का रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं दे सकते। 27 साफ साफ मना किया गया है कि स्टेट जो है किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले सकता है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। कोई सवाल है कि आपके मन में है तो आस्क कर सकते हैं एकदम फ्रीली, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारा आंसर दे देंगे। कोई क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चंस नहीं है? ठीक है, देखिए तो इसका मतलब हम समझे, आपको समझ में आ गया आप लोग को। Am I right? If you can't respond, how do I understand? आप लोग क्लास में हो ना? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हम लोग क्लास में हैं।
तो सर एक बार और रिपीट कीजिए ना। पास क्या ये नहीं है क्या? सर एक बार रिपीट कीजिए तो। उतना देर से बोल रहा है, फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है किसी का। देखिए आर्टिकल 27 में बोला गया है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। यहां पर बोला गया है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह का टैक्स नहीं लेगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 27 क्लियरली इस बात को रखा गया है विच आर मीन फॉर पेमेंट, ठीक, और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इट मींस दैट द स्टेट कैन नॉट रेज, मतलब यहां पर आप सोचोगे कि अब यहां पर जो बोला गया कि किसी तरह का नहीं ले सकते, मैंने चंदा भी कोई नहीं लेता, चंदा भी जो मांगता है ना जबरदस्ती अदायकली बोल सकते हो कि हम नहीं दे सकते, कोई आपको फोर्सफुली चंदा नहीं ले सकता है। ठीक है, कोई फोर्सफुली आपसे चंदा नहीं लेगा। तो स्टेट माने किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट ये नहीं करेगा, माने टैक्स नहीं लेगा, पैसा नहीं लेगा। देखिए आर्टिकल 28 में क्या बोला गया, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात की गई है। इसमें क्या बोला गया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हाँ बोलिए सर। सानिया का ना वो ऑन नहीं हो रहा है, उससे बोल रही है कि मेरे फोन से ऑन नहीं हो रहा क्रोम से, तो वो क्लास नहीं कर पाएगी। ठीक है, देखिए फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में क्या आर्टिकल 28 में बोला गया। ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट का फंड से चलता हो, पूरी तरह से स्टेट का फंड से जो स्कूल चलता हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलता हो, वहां रिलीजियस पढ़ाई नहीं हो सकता, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 28 बोला गया है 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात की गई है। आर्टिकल 28 के हिसाब से 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। कितने तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है? 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, पहला इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट। पहला क्या है, इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से स्टेट मेंटेन करता हो। कौन मेंटेन करता हो? स्टेट मेंटेन करता हो पूरी तरह से। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट। इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से स्टेट मेंटेन करता हो, वो वहां पर एक इंस्टीट्यूशन क्या होता है जो स्टेट तो एडमिनिस्टर करेगा लेकिन बनाया किसी ट्रस्ट के द्वारा गया था। कोई ट्रस्ट, जैसे कि मान लो अमित का ट्रस्ट है, उन्होंने इंस्टीट्यूशन को बना दिया, एंडोमेंट बना दिया, उसका बना हुआ है। तीसरा इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट। कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसको सिर्फ स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है, स्टेट सिर्फ मान्यता दे रही है। 4 नंबर का स्टेट क्या, स्टेट से जो रिसीविंग एड, जो सहायता मिलता है जिस स्टेट को, इंस्टीट्यूशन को। ये 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुए। है जो पहला वाला है ना, ये पहला वाला में किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर नो रिलीजन, यहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है, जहां पर पूरी तरह से स्टेट मेंटेन करता है, मना है पूरा। दूसरा वाला जो है ना, जो ट्रस्ट बनाता है कोई इंस्टीट्यूशन को, लेकिन स्टेट क्या करता है, उसको चलाता है, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। ठीक है, फिर एक इंस्टीट्यूशन वो हुआ सी और डी, यहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो है, रिकॉग्नाइज स्टेट कर रहा है, रिसीविंग भी स्टेट कर रहा है, लेकिन वॉलेंटरी बेसिस पर। उसमें सारे लोग को आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते आप क्या ये रिलीजियस पढ़ाई पढ़िए, ये नहीं कर सकता है। ये वाला जो बी नंबर वाला, जैसे मदरसा बी नंबर में आ जाता है, ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया, एंडोमेंट बनाया गया, आपका वक्फ बोर्ड जो है वो बनाया, ये बहुत हद तक उनका द्वारा चलता है। फिर लेकिन उसको एक अलग उनका बोर्ड है, मदरसा बोर्ड एक अलग है, फिर उसके बाद वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन स्टेट एडमिनिस्टर स्टेट कर रही है। याद रखिए चारों के चारों इंस्टीट्यूट में जो पैसा जो देगी ना, फंड जो सरकार देगी ना, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। तो कहां पर पढ़ाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होगा, कहां नहीं होगा, ये भी देखना होगा। देख लीजिए, जो पूरी तरह से आपके मन में तब सवाल आएगा, तब पूरी तरह से जो स्टेट मेंटेन करेगा वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो फिर सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन है तो इसका जवाब दिए। और फिर आपके मन में सवाल होगा कि सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा मनाया क्यों जाता है, जबकि 27 भी कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है।
कि किसी भी तरह का टैक्स का पैसा से किसी रिलीजन के प्रमोट करने के लिए किसी का टैक्स का पैसा नहीं लगेगा। फिर सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है? देखिए इसका जवाब यह है कि आर्टिकल 27 में कहा कि स्टेट किसी तरह का टैक्स नहीं लेगा। उन्होंने कहा किसी से जबरदस्ती हम चंदा भी नहीं कोई ले सकता है। सरस्वती पूजा का जो मनता है स्कूल्स में वो चंदा से मनता है, ना कि स्टेट का पैसा से। आप लोग जब सेशन चार्ज देते होंगे वहां पर लिखा रहता है, वहां पर एक नीचे छोटा सा लिखा रहता है ओकेशन बोल के रहता है, या फेस्टिवल्स बोल के रहता है, या प्रोग्राम्स बोल के रहता है, और समटाइम्स लिखा रहता है, क्लियरली लिखा रहता है कि सरस्वती पूजा का 5 रुपया 2 रुपया जो भी लिखा रहता है। ठीक, आप वहां पर बोल सकते हैं इसको काटिए, नहीं देंगे, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किंतु एक कलेक्टिव ग्रुप्स में रहते हैं तो वहां बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक कलेक्टिव ग्रुप्स में रहते हैं और हम एक कलेक्टिव ग्रुप में सारे बच्चों का एक खुशी होता है, उसको भी मनाना गलत है नहीं। ठीक है, तो वो किसी रिलीजन का प्रमोट नहीं हो रहा है, वो आर्टिकल 27 को वायलेट नहीं कर रहा है। वो एक लोग मना रहे हैं सिर्फ एक आपका क्या बोलते हैं चंदे लेकर के मना रहे हैं, ना कि टैक्स लेकर के। फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी उसमें नहीं दिया जा रहा है, उसमें आपको कोई फोर्सफुली नहीं बोला है कि आपको एकदम ये करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और रहा सवाल प्राइवेट स्कूल का, तो प्राइवेट स्कूल में तो बोला ही गया कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकता है वॉलंटरी बेसिस पर, तो उसको रिकॉग्नाइज किया है स्टेट में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात की गई है। आर्टिकल 29 और 30 जो है ये ना दूर दराज जो बच्चे हैं, जो माइनॉरिटीज है, उनको सुविधा देने की बात की गई है इसमें। 29 में प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल ऑफ माइनॉरिटीज की बात की गई, जो कम है जिसकी आबादी, उसके लैंग्वेज को बचाना, उसके स्क्रिप्ट को बचाना जिम्मेदारी है हमारी। आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर 30 बोला गया है कि माइनॉरिटी जो है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। तो 29 क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज वर्ड तो रखा गया है, बट नॉट अ सिंगल डेफिनेशन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन who is minority. ठीक है, who are belong to minority, not a single definition. Supreme Court directly asked the government, please clarify the word minorities, but no one clarified. Now दीदी बसु, दुर्गादास बसु अपने बुक्स में माइनॉरिटीज को दो सेंस में दिखाते हैं, एक होता है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, एंड द सेकंड वन इज द रिलीजियस बेस पे। किंतु सवाल फिर पैदा हो जाता है कि किसको आप माइनॉरिटी बोलोगे, लैंग्वेज बेस पर भी अगर ये रिलीजियस बेस पे भी, तो जो माइनॉरिटी केरल में है वो यहाँ पर मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी यहाँ है वो केरल में माइनॉरिटी बन जा रहा है। माने सारी जगह तो अलग अलग ये है, सब जगह का रिलीजियस पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, तो जहां कम है वहां माइनॉरिटी होना चाहिए, सब जगह तो नहीं। लेकिन माइनॉरिटी का पूरे भारतवर्ष में एक ही डेफिनेशन दिखाया जा रहा है, रिलीजियस को ज्यादा तवज्जो दी गई है, किंतु कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का एंगल को रखा गया है। 29 तो क्लियरली दिखा रहा है कि एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स own distinct language, script or culture. It says that no citizen shall be denied admission into any educational institution on grounds only of religion, race, caste, language के आधार पर सिर्फ उसको नहीं हटा सकते। 29 grants protection to both religious, linguistic as well as cultural minorities. However, the rights are not necessarily restricted to minorities only, as it is commonly assumed to be. ठीक है, आर्टिकल 30 क्या कहा कि माइनॉरिटीज क्या है, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। Clearly बोला कि all minorities whether based on religion or language have the right to establish and administer educational institution of their own choice. The compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisitions of any property of a minority educational institution shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them. This provision was added by the 44th Amendment Act. ठीक है, माने कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट, जो कंपनसेशन देगी ना वो किसी भी तरह का कम बेसी करके नहीं देगी। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक, 30 में डायरेक्टली बोला कि माइनॉरिटी रिलीजियस कल्चरल लिंग्विस्टिक बेस पर होगा। उसके बाद 32 का बताते हैं, एक सेकेंड, 32 को एक नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, इसको हम लेफ्ट करके फिर वापस से ज्वाइन करेंगे ताकि सबको सुविधा होगा, दो अलग अलग ये होगा। हम ये कौन है, ये कौन सा रिपीट करने बोले?